देखो आप सिंपल सोचो कि अगर मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बनाया, अमोनिया बनाया, ये एवर्स प्रोसेस होता है। इक्विलिब्रियम पे मान लो कि 0.2 मोलर है इसका, 0.3 मोलर है, लेट कर लो, और इसका मान लो 0.5 मोलर है, ये कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। आप क्या किए कि इक्विलिब्रियम पे आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ये जैसे वो आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे आपने कंसंट्रेशन फाइंड कर लिया किसका, किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का। तो मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन का कंपोनेंट का मैंने कंसंट्रेशन फाइंड कर लिया। फिर देखा वहां पे कि डिफरेंट, मान लो कि आफ्टर द सम टाइम, मान लो कि 10 आवर के बाद, 20 आवर के पास, या 10 डेज 20 डेज के बाद, फिर मैंने वहां पे स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू उसको एनालिसिस किया। तो एनालिसिस करने के बाद देखा मैंने कि अभी भी कंसंट्रेशन क्या है उसका, 0.25 मोलर है, मतलब कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा। तो फिर क्या होगा, आपके दिमाग में दो चीज आएगा, या तो रिएक्शन रुक गया, आपके दिमाग में ये होगा ना कि 0.25 कंटिन्यू रहा है, मतलब रिएक्शन रुक गया होगा, रिएक्शन हो नहीं रहा होगा। ओके, लेकिन आप क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम को तो डायनामिक नेचर, मतलब जिस रेट से फॉरवर्ड होता है उसी रेट से क्या होता है, बैकवर्ड होता है। तब मान लो कि जितना फॉरवर्ड में कंज्यूम होगा, बैकवर्ड उतना क्या करेगा, उसको प्रोड्यूस कर देगा, तो आपका 0.25 क्या होगा, फिक्स रहेगा। तो इस डायनामिक नेचर को जस्टिफाई डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप हेल्प लेते हो आइसोटोप्स का। आई बात समझ में। और जो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन का होगा, वही रिएक्टिविटी ड्यूटेरियम का भी होगा। H2 और D2 का केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, काइनेटिक्स में चेंज हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज होता है। जैसे क्या होता है कि हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते, तो ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रेशन कहाँ पे, बेंजीन पे, हेलोजनेशन पढ़ते कहाँ पे, बेंजीन पे। कौन सा रेट स्लो होगा, कौन सा रेट फास्ट होगा, वो हम लोग जस्टिफाई किए किससे, आइसोटोपिक लेवलिंग से। आई बात समझ में। C6H6 एक बार मैंने नाइट्रेशन किया, और C6D6 लेके एक बार मैंने नाइट्रेशन किया, तो C6H6 में आप कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, कार्बन हाइड्रोजन का। और C6D6 में कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, कार्बन और ड्यूटेरियम का। तो वहां पे रेट में चेंज हुआ, रिएक्शन तो वही होगा, प्रोडक्ट वही मिलेगा आपको, क्या चेंज हुआ, रेट में। तो वहां से फाइंड कर लिए कि कौन सा रेट आपका क्या होगा, RDS होगा, कौन सा आपका स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा। आई बात समझ में, तो उसको बोलते हैं आइसोटोपिक लेवलिंग। तो आइसोटोपिक लेवलिंग के थ्रू हम लोग हमेशा काइनेटिक्स को स्टडी करते, रिएक्शन को स्टडी करते हैं आइसोटोपिक लेवलिंग से। तो यहाँ क्या क्या साइंटिस्ट ने हैवर्स प्रोसेस में ड्यूटेरियम लेके रिएक्शन करवा दिया। ड्यूटेरियम लेके रिएक्शन करवाओगे तो देखो, मान लो कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, और ड्यूटेरियम अगर दोगे यहाँ पे, तो रिएक्शन तो डायनामिक नेचर होगा। तो हाइड्रोजन, देखो सबसे पहले रिएक्शन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो नहीं जाएगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो नहीं जाएगा, उसको किसी न किसी स्टेप में एटॉमिक फॉर्म में तो टूटना है। तो ड्यूटेरियम लेंगे तो वो भी टूटेगा किसमें, डी के फॉर्म में टूटेगा। और हाइड्रोजन जैसे टूट रहा है H के फॉर्म में, वो भी क्या होगा, एटॉमिक फॉर्म डी के फॉर्म में टूटेगा किसी न किसी स्टेप में, क्योंकि ये सब रिएक्शन जो होता है कम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होता है, ये सब एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है, ये सब मल्टीपल स्टेप्स में होता है। अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री, और रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो ये सब जनरली जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, और ये सब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री नहीं होता। तो किसी न किसी स्टेप में हाइड्रोजन टूट रहा था, तो वहां पे ड्यूटेरियम भी टूटना स्टार्ट कर देगा। आई बात समझ में। अब क्या होगा, आप मेजर करो कंसंट्रेशन को, तो कंसंट्रेशन आपने देखा 0.25 किसका लिए थे, नाइट्रोजन का, और 0.5 किसका लिए थे, अमोनिया का। एक आपने इक्विलिब्रियम आपने एस्टेब्लिश करके मेजर कर लिए। अब उसमें मैंने क्या किया, D2 को लेबलिंग कर दिया, D2 गए, तो D2 का होगा क्या, रिएक्शन तो डायनामिक नेचर है, फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है। तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन तो जा ही रहा था, आपने वहां पे क्या दिया, ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम भी रिएक्शन में चला जाएगा। लेकिन ड्यूटेरियम जब रिएक्शन में जाएगा तो क्या होगा, NH3 नहीं फॉर्म होकर ND3 फॉर्म होगा। अगर NH3 है तो उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक ड्यूटेरियम आ जाएगा, दो ड्यूटेरियम आ जाएगा, 3 ड्यूटेरियम आ जाएगा। जो हाइड्रोजन आपने लिया था, वो केमिकल रिएक्शन जब आप एनालिसिस करोगे तो हाइड्रोजन भी तो कुछ रह रहा है वहाँ पे, तो हाइड्रोजन भी रहेगा तो D2 भी रहेगा वहाँ पे, और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम कंबाइन करके HD भी बना सकता है वहाँ पे। इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक फॉर्म में ड्यूटेरियम का पार्टिसिपेशन जब इन्वॉल्व होगा, तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। तो आपने डायनामिक नेचर कैसे मेजर किया, तो जो आपने आइसोटोप्स लिया उसका लेवलिंग आपने कहाँ देखा, अमोनिया में। तो फिर अगर रिएक्शन डायनामिक नेचर नहीं होता, रिएक्शन अगर आपका स्टॉप हो जाता, तो फिर तो ड्यूटेरियम का इनकॉर्पोरेशन नहीं होता। ड्यूटेरियम तो आपका नहीं जाता किसके साथ, NH3 के साथ ड्यूटेरियम तो नहीं आता। लेकिन NH3 के साथ ड्यूटेरियम का इन्वॉल्वमेंट क्या हो गया, वैसे रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा था, बैकवर्ड भी हो रहा है। फिर मैंने मेजर किया वहां पे कंसंट्रेशन किसका, ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर किया कि अमोनिया के पास क्या आ गया, ड्यूटेरियम आ गया।
आई बात समझ में? स्पेक्ट्रोस्कोपी से होता है, सबका सिग्नल जो होता है अलग अलग सिग्नल होता है, पकड़ लिए। फिर उसके बाद देखिए कि अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या होगा। मान लो कि ND3 अगर बनेगा आपका, या जो भी बन रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या होगा। तो कंसंट्रेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगी। जो कंसंट्रेशन आपने पहले कितना लिया था, 0.5 मोलर लिया था, अभी भी कंसंट्रेशन 0.5 मोलर ही है। तो ये शो करता है आपका डायनामिक नेचर। आई बात समझ में? अगर आइसोटोप आप देते, और आइसोटोप देने के बाद अगर मान लो कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता, तो मोलर कंसंट्रेशन चेंज होता। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं होगा, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो फिर ड्यूटेरियम क्या किया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस से मैंने देखा कि ड्यूटेरियम कहाँ कहाँ गया, तो सीधा बोला कि ड्यूटेरियम देखो यहाँ पे जैसे ND3 भी बन रहा है आपका। और फिर देखो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है आपको, इस रिएक्शन में इधर आओगे तो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है आपका कि ये सभी फॉर्मेशन, ये दोनों को जैसे मिक्स किए तो ये सब फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। कई बात समझ में? आइसोटोपिक लेबलिंग हो गया वहां पे। इस पे इक्विलिब्रियम पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। केपी केसी का वैल्यू वही रहेगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, आपने सिंपली क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने ड्यूटेरियम दे दिया। कई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो। आइसोटोपिक लेबलिंग से कभी भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, हमेशा याद रखना। आइसोटोपिक लेबलिंग का एक ही पर्पस होता है, टू डेमोन्स्ट्रेट द डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का जो डायनामिक नेचर होता है, क्योंकि रेट जितना फॉरवर्ड जाता है उतना रेट से क्या होगा, बैकवर्ड होगा। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हैबर्स ने क्या किया, वहां पे ड्यूटेरियम लेके वर्क किया। आई बात समझ में? इक्विलिब्रियम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पढ़ लोगे तो देखोगे, यहाँ पे पढ़ोगे ना तो पूरा क्लियरली लिखा है वहां पे, इफ द रिएक्शन हैड द सिंपली स्टॉप। मान लो रिएक्शन अगर सिंपली स्टॉप हो जाता, when they reach the equilibrium, then there would have been no mixing of isotopes. अगर रिएक्शन स्टॉप होता तो आइसोटोप का मिक्सिंग नहीं होता। स्पेक्ट्रोस्कोपिक से मैं अगर एनालिसिस करता तो सिर्फ मेरे को क्या मिलता, D2 का सिग्नल मिलता, SD का सिग्नल नहीं मिलता मेरे को, NSD2 का सिग्नल नहीं मिलता मेरे को, ND3 का सिग्नल नहीं मिलता मेरे को। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका भी सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब आइसोटोपिक लेबलिंग हो रहा है। तो लेबलिंग होने का मतलब क्या होगा, डायनामिक नेचर है। आई बात समझ में? सिमिलरली क्या होता है कि पोटेशियम आयोडाइड का क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है किसी कंपाउंड्स का। तो मान लो सोडियम आयोडाइड का या सोडियम पोटेशियम आयोडाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आयोडीन का आइसोटोप लेके दूसरा पोटेशियम आयोडाइड लेके फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देंगे, और जैसे वहां पे आइसोटोप का देखेंगे डिसॉल्व हो गया कहाँ पे, सॉल्यूशन में, तो समझ जाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड है। आई बात समझ में? तो यही होता है रिएक्शन। आइसोटोपिक लेवलिंग का मेन पर्पस होता है टू डेमोन्स्ट्रेट द डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल, डजंट मैटर। कर लेंगे। आई बात समझ में? तो वही सब यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है, दस वन कैन कंक्लूड दैट स्क्रैम्बलिंग ऑफ हाइड्रोजन जो दिया है, ये रिएक्शन क्या दिया आपका, टू फॉर्म द कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन इन द मिक्स। आई बात समझ में? स्क्रैम्बलिंग जो बोल रहा है उसका मतलब ड्यूटेरियम जो आपका इनकॉर्पोरेट हो गया, स्क्रैम्बल जो रहा वहाँ पे, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड भी रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है। अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टॉप हो गया रहता तो फिर क्या होता, आइसोटोप का लेबलिंग नहीं होता। आई बात समझ में? तब नहीं समझ, अब समझ में आ गया नहीं है? चलिए आगे चलिए, इसी को 2 बार पढ़ोगे ना अपने आप आ जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं था वो सब। चलिए देखिए, पीएच में कहाँ गए थे देखो तो, KW पढ़ा दिए थे। लिखो, कल पीएच का स्केल बताए थे, नहीं बताए थे। पीएच इक्वल टू पीओएच प्लस बताए थे कुछ, नहीं बताए थे। चलो देखो यहाँ पे, KW इक्वल टू क्या बताए थे आपको, बताए थे। अगर आप एंटी लॉग लोगे तो माइनस लॉग क्या लेंगे, KW निगेटिव लॉगरिथम लेंगे। ये
क्या हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग किसका हो जाएगा OH माइनस। आपने देखा होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग PH। देखो पी के डब्ल्यू ये जितना भी पी टर्म लेते हैं हम लोग पी टर्म, तो पी टर्म का मतलब होता है कि के डब्ल्यू का मान लो पी के डब्ल्यू बोलेंगे, इसका मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के डब्ल्यू। आई बात समझ में। अगर आप क्या करेंगे पी एच अगर बोलेंगे तो उसका मतलब होता है किसका नेगेटिव लॉगरिथम, देखो एच प्लस। तो आप देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हो पी के डब्ल्यू, इसको लिख सकते हैं पी एच, इसको लिख सकते हो पी ओ एच, हो सकता है ये। इसी का 25 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा पी एच इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो क्या होता है ना जब बेसिक सॉल्यूशन पे जाओगे तो आप क्या फाइंड करोगे पीओएच फाइंड करोगे या ओएच माइनस कंसंट्रेशन फाइंड करोगे। उससे क्या फाइंड करना है आपको एच प्लस कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन लेंगे एच प्लस इंटू के ओएच माइनस इक्वल टू के डब्ल्यू। वहां से हम लोग किसका कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं हम लोग एच प्लस को, एच प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड करने के बाद वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कर लेंगे। नेक्स्ट देखो कहाँ पे 14 होगा, कर लो। आई बात समझ में। चलिए देखिए अब ये किसके लिए वैलिड होगा, ये दो इक्वेशन जो लिया मैंने दो इक्वेशन, ये किसके लिए वैलिड होगा, दोनों बहुत इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड होगा आपका डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, मे बी एसिडिक मे बी न्यूट्रल मे बी बेसिक। है बात समझ में। लिख लो लिक्विड 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल सॉल्यूशन जाएंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द Kw। देखो H प्लस और OH माइनस का जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हो आप, H प्लस OH माइनस का जो कंसंट्रेशन उसको क्या बोलते हो, देखो H प्लस OH माइनस का प्रोडक्ट को क्या बोलते हो Kw, और H प्लस इक्वल टू आपने क्या लिया OH माइनस, H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द Kw। इसी में अगर निगेटिव डॉट लेंगे किसका H प्लस का, ये क्या हो जाएगा अब देखिएगा हाफ इंटू, या बोल सकते हो यहाँ पे देखो अब बोल सकते हैं ये हाफ इंटू माइनस लॉग Kw लिख सकते हो। अब बताइए पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा Kw। अब तो 25 पे Kw का वैल्यू क्या होता तो पीएच कितना हो जाएगा, अगर 90 डिग्री सेल्सियस पे चले जाएंगे 90 पे तो Kw का वैल्यू कितना होगा 12, तो पीएच कितना हो जाएगा 6। हाई बात समझ में। तो जब 90 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करेंगे तो आप हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच क्या लेंगे 6, और जब आप 25 पे करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच क्या लेंगे 7। आप जो बोलते हो 7 वो 25 पे डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेशन है, 90 का कैलकुलेशन नहीं है आपका। तो जब आप कहीं पे मटेरियल बनाओगे तो वहाँ पे 90 पे भी कभी कभी आपको कुछ पीएच कैलकुलेशन पूछ लेगा H2SO4 या किसी भी कंपाउंड का, फिर बोलेगा उसका नेचर बताओ सॉल्यूशन का क्या होगा। इफ यू आर गेटिंग द पीएच 7 और आप वर्क करो कहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप अगर 7 फाइंड करो इसका मतलब 6 से आपका एक्सीड कर गया तो सॉल्यूशन क्या होगा बेसिक। कर लेंगे आई बात समझ में। देखो हाफ इंटू क्या होगा 14 तो कितना हो जाएगा ये 7। फिर आइए ये क्या था एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन न्यूट्रल, और एसिडिक सॉल्यूशन जाएंगे तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा H प्लस कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन किससे होगा, that should be greater than the square root of the square root of the Kw या less than,
ये जो होना चाहिए एच प्लस का कंसंट्रेशन वो क्या होना चाहिए आपका पीके, ये के डब्ल्यू के वैल्यू से स्क्वायर रूट ऑफ द, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ द के डब्ल्यू रहते हैं वो उसके ग्रेटर होना चाहिए कि लेस होना चाहिए, ग्रेटर। आप एच प्लस का कंसंट्रेशन हायर ले रहे हो, OH माइनस का कंसंट्रेशन न्यूट्रल सॉल्यूशन में आप जानते हो 25 पे H प्लस होता है ये, और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होता है वाटर का कंट्रीब्यूशन है ये, वो होता है 10⁻⁷ मोलर। के डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है 10⁻14, और के डब्ल्यू का स्क्वायर रूट लोगे तो 10 का और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन आप कितना बोलेंगे 10⁻⁷, कहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन में। जब एसिडिक सॉल्यूशन जाएंगे तो इस सॉल्यूशन को एसिडिक क्यों बोलोगे, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन 10⁻⁷ मोलर। हो गई है, OH माइनस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो तो किसके स्क्वायर रूट ऑफ द के डब्ल्यू के इक्वल ही होगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन अगर ग्रेटर देन OH माइनस बोल रहे इसका मतलब H प्लस कंसंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ द के डब्ल्यू, क्योंकि के डब्ल्यू जो स्क्वायर रूट लिए थे उसका वैल्यू कितना था -7। अरे आपने स्क्वायर रूट का के डब्ल्यू लिया था ना, क्लियरली तो बोल देते थे स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू लिए तो इसका वैल्यू कितना होगा -7 नहीं होगा। के डब्ल्यू का वैल्यू कितना बोलते हो 1 इंटू 10⁻14, और उसी का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 10⁻7 नहीं हो जाएगा, ये होगा नहीं है। तो आप जब न्यूट्रल सॉल्यूशन पे वर्क करोगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन पे ये एसिडिक सॉल्यूशन पे तो आपका H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा ग्रेटर देन 1 इंटू 10⁻7 मोलर। अगर यही वैल्यू रहेगा तो फिर तो न्यूट्रल बोलेंगे, तो आप इससे एक्सीड कर दिए, तो इससे एक्सीड कर दिए इसका मतलब क्या होगा H प्लस कंसंट्रेशन ग्रेटर देन द रूट ऑफ द के डब्ल्यू, क्योंकि पता है मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ द के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होगा 1 इंटू 10⁻7, और एसिडिक सॉल्यूशन लिए तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 1 इंटू 10⁻7, क्योंकि ये जो वैल्यू लेते हैं वो कहाँ पे लेते हैं हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, और जब एसिडिक सॉल्यूशन जाएंगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 1 इंटू 10⁻7 मोलर। अब 1 इंटू 10⁻7 मोलर को आप लिटरली बोल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ द के डब्ल्यू, कि नहीं बोल सकते हम लोग, कहाँ पे 25 पे। तो देखो वही बोल रहा हूँ आपको, इसका मतलब होगा कि H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा ग्रेटर देन द के डब्ल्यू का क्या होगा स्क्वायर रूट हाफ माइनस लॉग H प्लस लेंगे तो फिर तो रिवर्स हो जाएगा, क्यों बताओ, निगेटिव साइन लिए हायर वैल्यू जो था निगेटिव साइन में लोअर हो जाएगा, और लोअर था निगेटिव साइन में क्या होगा हायर हो जाएगा, इसलिए रिवर्स हो गया। जैसे रिवर्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा आपको बताओ के डब्ल्यू, आप बताइए पीएस कितना हो जाएगा लेस देन पी के डब्ल्यू, आप बताओ तो पी के डब्ल्यू का वैल्यू, पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना लेते 25 पे 14, तो पीएच क्या होगा लेस देन 7 या मोर देन 7, लेस देन 7, तो बोलते हो ना एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है लेस देन 7, आई बात समझ में। तो पीएच क्या होगा लेस देन 7, ये कहाँ पे 25 पे या मोर देन 25 पे। अब देखो पीके डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो 90 डिग्री सेल्सियस पे पीके डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा 12, हाफ इंटू 12 करोगे 6, तो 6 से लेस होगा तो क्या बोलेंगे आप एसिडिक, कर लोगे। बेसिक सॉल्यूशन जाएंगे तो पीएच कितना हो जाएगा बताइए, किसका कंसंट्रेशन एक्सीड करेगा यहाँ पे ग्रेटर देन तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻7 मोलर, जिसको आप क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द के डब्ल्यू, तो पीएच क्या हो जाएगा मोर देन 7 या लेस देन 7, मोर देन 7 कर लेंगे, वैसे करके देखो समझ में आ जाएगा। तो आपने पीएच जो देखा आपने पीएच स्केल पे, तो आपने क्या देखा पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग किसका H प्लस का, तब H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 10 का पावर माइनस पीएच हो जाएगा, क्यों बताओ नेचुरल लॉग में वर्क नहीं कर रहे हो,
10 के बेस में वर्क कर रहे हो, अब H प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड करना होगा, pH अगर दिया रहेगा तो 10 का एक्सपोनेंट क्या लोगे, माइनस pH कर लेंगे। सिमिलरली बताइए OH माइनस इक्वल टू POH लेंगे तो POH क्या हो जाएगा आपका, माइनस लॉग OH माइनस। तो बताइए अगर OH माइनस कंसंट्रेशन फाइंड करना होगा तो क्या फाइंड करेंगे आप, POH कर लोगे। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दे चुका था कैसे कैसे फाइंड होता है ये सब। चलो स्टार्ट करो, बहुत हो गया। देखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच स्टार्ट करो, अब आनी का आएगा। देखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, pH of a strong acid और a strong base। देखो मिक्सर नहीं ले रहे हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन होगा, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा या तो स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। अब वी नो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो जितना उसमें H प्लस होगा पूरा का पूरा एनाइज करके वो प्रोवाइड कर देगा, तो आपको वहाँ पे पीएच फाइंड करना कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखना यहाँ पे 10 का माइनस 3 मोलर मैंने ले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, और ये कहाँ पे लिया मैंने 27 डिग्री सेल्सियस, ये 25 डिग्री सेल्सियस। आप खुद से बताइए HCl आपका 100% आयनाइज होगा, अगर इसका 1 मोलर लोगे तो ये भी 1 मोलर आएगा, ये भी 1 मोलर। अगर आप इसका 1 इंटू 10 का माइनस 3 मोलर लेंगे तो ये H प्लस भी कितना देगा, 10 का माइनस 3 मोलर। अगर 0.1 मोलर लेते तो 0.1 मोलर देता, 0.2 मोलर लेते तो 0.2 मोलर देता, क्या देता आपका H प्लस, क्योंकि क्या लिया आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया। आपको क्या फाइंड करना, पीएच। तो पीएच में देखो हमेशा याद रखना कि आप बफर सॉल्यूशन पढ़ो या सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ो या कहीं भी कुछ भी जाओ, अल्टीमेटली पूछेगा आपसे पीएच ही। आई बात समझ में, या तो कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट पूछेगा या तो पीएच पूछेगा, तो आप हमेशा याद रखना कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H प्लस। अल्टीमेटली आपको H प्लस की तरफ जाना है, तो बेसिक सोल्यूशन में आप OH माइनस फाइंड कर लोगे, फिर H प्लस फाइंड करने के लिए आप चले जाएंगे, H प्लस OH माइनस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, KW, वहां से फाइंड कर लेंगे H प्लस। आप क्या लिए, आप स्ट्रॉन्ग एसिड लिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या फाइंड करना था, पीएच फाइंड करना था, तो पीएच क्या हो जाएगा, निगेटिव और किसका, H प्लस का, तो ये 1 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, 10 का माइनस 3। अब बताइए माइनस इधर लाओगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और लॉग 10 का वैल्यू कितना लेते हैं, 1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। आई बात समझ में, लॉग 10 का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, 1। सेकेंड मैंने दिया 0.05 मोलर H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन at 25 डिग्री सेल्सियस। थर्ड जो दिया ये 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन at 25 डिग्री सेल्सियस। थर्ड लिखो फिर, चलो थर्ड लिखो, फोर्थ लिखो 0.4 ग्राम of sodium hydroxide dissolved in 2 liter of solution। वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस एट 25 डिग्री सेल्सियस। 1 इंटू 10 का है ना 7 या 6 ले लो 7 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन
at 25 डिग्री सेल्सियस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। बने ही कुछ से। हम्म 0.4 gram of sodium hydroxide dissolved in the 1 liter of solution at 25 degree Celsius. ये लिए 1 into 10 करने 7 molar HCl aqueous solution at 25, ये 1 into 10 करने 8 sodium hydroxide aqueous solution at 25 degree Celsius. अगर कहीं भी क्वेश्चन में अगर नहीं पूछे आपसे टेम्परेचर तो आप हमेशा 25 डिग्री लेके चलना। आपसे सेट द 25 कहीं पे वर्क नहीं करवाएगा। नहीं बस में हमेशा आइडियल पे ही वर्क करवाता है, रियल पे कभी वर्क ही नहीं करवाता। हाँ डॉक्टर बना देता है आपको। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पीएच 1 होगा, क्योंकि आप किस पे वर्क कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड पे। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है 100% आयनाइजेशन होता है, तो पीएच आप डायरेक्टली क्या बोलोगे 1, क्योंकि H प्लस क्या होता है डायबेसिक एसिड होता है एस्टोसो4। एस्टोसो4 जब टूटेगा आपका तो ये क्या देगा 2H प्लस देगा और क्या देगा सल्फेट देगा। आप अगर इसका 1 मोलर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 2 मोलर। आप इसका अगर 0.05 मोलर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 into 0.05, तो ये हो जाएगा 0.1 मोलर। फाइंड क्या करना था पीएच, तो मैंने देख लिया यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना मिला मेरे को 0.1 मोलर। तो आप पीएच जब फाइंड करोगे तो पीएच क्या होता निगेटिव लॉगरिथम ये 0.1, इसका मतलब ये आपका 10 का एक्सपोनेंट क्या होगा -1। -1 इधर लेके आ जाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो पीएच कितना हो जाएगा 1 कर लेंगे। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जाओगे तो ये बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता ये Ca2 प्लस जाएगा और क्या जाएगा 2 OH माइनस। हाइड्रोक्साइड कितना दे रहा 2। तो आपको क्या करना है यहाँ पे पीएच देखो, पीएच फाइंड करने के लिए H प्लस को वर्क करते हैं हम लोग। यहाँ पे मिलेगा आपको OH माइनस। आप डायरेक्टली पीएच का फॉर्मूला नहीं लगाओगे, जैसे बहुत करेंगे पीएच बना के बैठ गया था 2 1 नहीं। अब देखोगे कि इसका अगर 1 मोलर लेते तो इसका 2 मोलर आएगा। Ca2 प्लस से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसको फाइंड ही नहीं करना, फाइंड किसका करना OH माइनस का। तो ये लिए थे 0.01 मोलर, तो ये आ जाएगा 0.02 मोलर। ये तो पता लग गया आपका 0.02 मोलर क्या होगा H प्लस ये OH माइनस। अब आपको पता है देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो POH फाइंड करके POH फाइंड कर लो, आप 14 से सब्सट्रैक्ट कर दो तो वही आंसर आएगा। नहीं आप चाहते हैं कि दूसरा मेथड ले तो आपके पास क्या होगा H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है KW अपॉन OH माइनस कंसंट्रेशन, क्योंकि H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू क्या होता है KW। और आपने क्या फाइंड करना पीएच फाइंड करना, तो आपको जाना कहाँ पे H प्लस पे। तो H प्लस पे OH माइनस को H प्लस पे कैसे फाइंड करेंगे, तो आप H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू क्या होता है KW। तो KW पे मैंने चला गया, KW का वैल्यू कितना होता है 1 इंटू 10 का माइनस 14 अपॉन क्या करेंगे 0.02। ये वैल्यू जब फाइंड करोगे ना ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका देखो कितना 5 इंटू 10 का माइनस 30 कितना जाएगा ये 13 आ रहा है, ये 5 इंटू 10 का माइनस 13 आ रहा है, चेक कर लो। फाइव इंटू 10 का माइनस कितना आ रहा है 13 आ रहा है ये। अब इससे फाइंड करना था आपको पीएच, देखो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग 5 इंटू 10 का माइनस क्या होगा 13। तो वैल्यू कैसे होता है देखो 13 का जो वैल्यू लेंगे माइनस लॉग क्या हो जाएगा 5 प्लस 13, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1। आई बात समझ में, लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.7, लॉग 5 का जो वैल्यू होता है 0.7 याद रखोगे, क्योंकि देखो log 5 log 2 log 10
ये सब मैक्सिमम कैलकुलेशन में आपका इन्वॉल्व होगा। तो ये क्या लिखेंगे 0.7, तो आप बता दो जी, ये 0.7 आ जाएगा माइनस, अब प्लस क्या लिए 13, तो कितना होगा 12. नहीं, अगर आप पीओएच फाइंड करते थे, पीओएच फाइंड कर लेते थे, कितना होता खुद से बताइए, 1.7 होता। अब 1.7 को अगर 14 से सब्ट्रैक्ट करते तो वही आता 12.3। कर लेंगे। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जब कैलकुलेशन करते हैं ना हम लोग, तो ओरली कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए कैलकुलेशन तो कोई जरूरत भी नहीं होता, क्योंकि पता है मेरे को 100% एनआईज होगा। आई बात समझ में। और नीट में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सर का पूछता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन। देखना दिखाएंगे, कर लेंगे ये। अब देखो क्या हो जाएगा इसमें, आप 0.4 ग्राम किसको डिजोल्व किए, तो फर्स्ट आप फाइंड कर लो उसका मोलर कंसंट्रेशन, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो आप फाइंड करेंगे मोलरिटी, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 0.4 अपॉन 40 इंटू 1, तो ही होगा 1 लीटर ही तो है आपका, इंटू क्या कर देंगे 1। अगर मान लो यहाँ पे 500 ml होता तो 500 अपन क्या करते 1000, तो आप तो पता ही है, तो ये वैल्यू कितना होगा 0.01 मोलर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पीओएच हो जाएगा आपका 2, तो पीएच हो जाएगा 12, नहीं हो जाएगा, पीओएच कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ओएच माइनस फाइंड करेंगे तो पीओएच फाइंड करेंगे। अब पीओएच प्लस पीएच इक्वल टू क्या होगा 14, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 12। कर लोगे। इसमें क्या है देखो, आप 1 × 10⁻⁷ मोलर HCl का सॉल्यूशन, ये एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ये हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है। जब हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है ना, तो वाटर का भी कंट्रीब्यूशन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे पीएच अगर फाइंड करेंगे, अगर मान लो कि H+ सिर्फ आप हाइड्रोजन क्लोराइड कर लोगे, H+ अगर फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड कर लोगे, तो आपका पीएच कितना हो जाएगा 7। और आपको पता है कि एसिडिक सॉल्यूशन चाहे कितना भी डाइल्यूट कर दो, पीएच 7 नहीं होगा, 7 से क्या होना चाहिए लेस। आप हमेशा जैसे देखना कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, इफ यू आर गेटिंग द कैलकुलेशन आपने किया, इफ यू आर गेटिंग द पीएच 7, तो समझ लो रॉन्ग है वो। अगर मान लो कि बेसिक सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मेरे को पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वो एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड है, लेकिन अगर आपने पीएच फाइंड किया उसका लेस देन 7, इसका मतलब आपका रॉन्ग है। आई बात समझ में। तो वहां पे करना क्या पड़ता है, देखो अभी तक मैंने जितना भी कैलकुलेशन किए, वाटर का भी सेल्फ आयनाइजेशन होता है। अगर यहाँ पे जाओगे कि प्योर वाटर है, तो इसमें भी H+OH- का कंसंट्रेशन क्या है 10⁻1 × 10⁻7 मोलर, कहाँ पे, न्यूट्रल में, ये मेरे को पता है। लेकिन सब क्या करते हैं, किसी एसिड या बेस को आप डिजोल्व करते हो वाटर में, तो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 100% एनाइजेशन होता है। तो एसिड और बेस से इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है, इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है कि वाटर के कंट्रीब्यूशन को आप क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो। आप खुद से सोचो ना, वाटर से H+ कितना मिल रहा है आपको, तो वाटर से आपको मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली ये कंसंट्रेशन, कहाँ से मिल रहा है ये, वाटर से। और एसिड मान लो कि H+ से फ्रॉम, मान लो कि फ्रॉम HCl से मेरे को मिल रहा है 1 × 10⁻⁴ मोलर, लेट कर लो मिल रहा है। आप दोनों को अगर ऐड करोगे तो इसकी को कंसीडर करो, इसको इग्नोर कर दोगे आप, क्योंकि खुद से सोचो ना 10⁻⁷ अब प्लस 10⁻⁴ लेंगे, तो वैल्यू क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ ही तो लेंगे हम लोग, लेंगे कि नहीं। आपने किसका कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर दिया, वाटर का। अगर लेट कर लो कि आपने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में अगर H+ से H+ जो आ रहा है फ्रॉम HCl, वो आ रहा है आपका 1 × 10⁻⁷ मोलर। अब वाटर भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही देता, तो फिर तो वाटर के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉमन आयन इफेक्ट आता है। कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाना पड़ेगा, अब वो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए बेटर होगा कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप कैलकुलेट मत करना। कॉमन इफेक्ट पढ़ाने तो वहाँ पे मैं बता दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होता बताने से। आप सीधा ये आप याद रखो कि पीएच कभी भी 7 या 7 से एक्सीड नहीं करेगा। हमेशा पीएच क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड का, एक्वस सॉल्यूशन का 7 से लेस होना चाहिए। अगर आपका 7 या 7 से एक्सीड कर गया, इसका मतलब किसके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर दिया आपने, वाटर को। तो वहाँ पे वाटर के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं करोगे। आई बात समझ में। तो ये इसका थ्योरी क्या याद रखें, लिख लो कहीं पे। when
H plus from acid. कोई एसिड अगर H प्लस देगा आपको इक्वल, देखो लेस देन या इक्वल टू 10 का माइनस 6 मोलर। देखो मैंने क्या बोला, साइंटिफिक नोटेशन में हमें से याद रखना, एक्सपोनेंट कितना आना चाहिए, -6। -7 क्या होगा, इससे भी लेस होगा। 10 के पावर अगर -6 लिए तो 10 का -7 तो इससे भी लेस होगा। अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर H प्लस का कंसंट्रेशन आपका 10 का -6 10 का -7 मोलर के एक्सपोनेंट के टर्म में अगर आ रहा है आपका, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को आप इग्नोर नहीं करोगे। अगर मान लो कि आपको कहीं पे वैल्यू देगा 1.2 इंटू 10 का -5 मोलर और उसको ऐड करोगे 10 का -7 मोलर से, तो इसको इग्नोर कर दो, इस पे कैलकुलेट कर लो आप। अगर कहीं पे देगा 1.2 इंटू 10 का -6 मोलर, वाटर से आ रहा है 1 इंटू 10 का -7 मोलर, तो इसको भी लोगे, इसको भी कंसिडर करोगे, मतलब वाटर के कंट्रीब्यूशन को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। भाई बात समझ में? तो ये कहाँ से आ रहा है आपका, देखो ये वैल्यू जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है आपका, फ्रॉम एसिड। ये भी कहाँ से आ रहा था बताइए, फ्रॉम एसिड। देखो यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा था, ये वो किसका कंट्रीब्यूशन था, वाटर का। देखो वाटर का कंट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे क्या किया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि वैल्यू देखो -5 लिए एक्सपोनेंट, यहाँ पे मैंने क्या दिया लिमिटेशन आपको -6, तो -5 एक्सपोनेंट क्या होगा, वैल्यू हायर होगा, तो ये वैल्यू हायर था, इसलिए वाटर का कंट्रीब्यूशन को क्या किया मैंने, इग्नोर कर दिया। और जैसे यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 1.2 इंटू 10 का 7 मोलर कहाँ से आ रहा है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड से ही है, कोई भी एसिड से आ रहा है आपका, और ये वाटर का कंट्रीब्यूशन है। तो बताइए वाटर के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करोगे, नो। मैंने देखो यहाँ पे टिक कर दिया ना आपको, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन लोगे, किसका, वाटर का भी। मैं बात समझ में? तो देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, फाइंड टोटल मोलर कंसंट्रेशन of H plus ions cannot be neglected। इक्विलिब्रियम जब पढ़ोगे तो बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन पे सारा कैलकुलेशन है आपका, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपका कहीं नहीं है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन जाओगे तो आपका क्या होगा, चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, मास बैलेंस करना पड़ेगा, जो आपके लिए नहीं है। आपका हमेशा एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे वर्क ही नहीं करेंगे हम लोग, जो भी वर्क करेंगे किस पे करेंगे, अप्रोक्सीमेशन पे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉपिक को देखना कि इग्नोर कर दूंगा मैं, तो वही दिमाग में अगर सेट हो जाएगा ना, तो आने के लिए हमको क्वेश्चन इजीली बना लोगे आप। मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि कहाँ पे इग्नोर करेंगे, कहाँ पे कंसीडर करेंगे, जज नहीं कर पाता है, इसलिए आने के लिए बहुत टफ है, बहुत टफ है। लेकिन आप इग्नोरिंग अगर अगर ये समझ में आ जाएगा कहाँ पे किसके कंट्रीब्यूशन को आप इग्नोर करने जा रहे हो, तो आप अप्रोक्सीमेशन से आंसर फाइंड कर लोगे। यही बात समझ में? एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको पढ़ना ही नहीं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन बहुत टफ कैलकुलेशन होता है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा लेना पड़ता है। और वो जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें दो थ्योरी पे प्रिंसिपल पे चलता है, चार्ज बैलेंस करते हैं, मास बैलेंस करते हैं, जो कि आपके लेवल का नहीं है। कर लेंगे, समझ में आई ये? अब देखो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे कि HCl जब जाएंगे तो HCl किस में जाएगा, H प्लस में और Cl माइनस में। तो ये आपने कितना लिया था, 1 माइनस 10 का माइनस कितना लिया था, 7 मोलर, तो ये भी देगा 1 इंटू 10 का माइनस 7 मोलर। देखो H प्लस फ्रॉम HCl कितना रहा आपका, ये वैल्यू क्या है, एक्सट्रीमली लेस है। आपने वहां पे मैंने क्या बोला था, साइंटिफिक नोटेशन में कितना होना चाहिए, 10 का माइनस 6 एक्सपोनेंट देखोगे। स्टूडेंट कभी कभी बोलता है ना कि ये 10 का माइनस 6 मोलर सर आपने लिया, 1.2 आ गया तो उससे एक्सीड कर गया, अरे नहीं, साइंटिफिक नोटेशन का एक्सपोनेंट है वो। कर लेंगे। अब H प्लस आप कहाँ से लोगे, अप्रोक्सीमेटली H प्लस फ्रॉम द वाटर कितना लोगे आप, एग्जैक्ट होता नहीं, इससे लेस होता, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया ये। तो बताइए H प्लस मिक्सर कितना हो जाएगा आपका, H प्लस किससे, फ्रॉम HCl, और H प्लस कहाँ से, फ्रॉम वाटर। देखो 2 इंटू 10 का 7 मोलर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो पीएच कितना हो जाएगा बताइए,
7 माइनस log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, तो वैल्यू कितना जाएंगे 6.7 के करीब कर लेंगे। अगर यहीं पे अगर मान लो कि ये कैलकुलेशन होता है, सुनो, अगर ये कैलकुलेशन होता है इस टाइप का, तो फिर क्या होता है, ये जैसे आप ऐड करते तो फिर क्या होता है 10 का 7 लेते, देखो 10 का 7 मोलर लेते कहाँ से, वाटर से, और 1.2 इंटू 10 का 6 कहाँ से लेते हैं, HCl से। ये वैल्यू जब जाते हैं तो आप क्या करते देखो 1.3 इंटू 10 का क्या होता है 6 मोलर हो जाता है कि नहीं वैल्यू। 10 का 7 है ना, उसको 0.1 कर सकते हो ना इंटू 10 का 6, और 0.1 को आप 10 का 6 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.2 प्लस 0.1 तो कितना होगा, जो 1.3 हो जाएगा ना आपका। अब 1.3 इंटू 10 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगी। आप खुद से देखो यहाँ पे 6 माइनस क्या होगा log 1.2, तो वैल्यू 1.3, तो वैल्यू क्या होगा लेस देन 6 या मोर देन 6, लेस देन 6 कर लेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है वाटर के कंट्रीब्यूशन कब इग्नोर करोगे कब नहीं इग्नोर करोगे, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन देगा उसमें इग्नोर ही करना है आपको। बहुत रेयर कंडीशन आएगा जहाँ पे वाटर का कंट्रीब्यूशन आप लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक दे दिया आपको क्वेश्चन कर लेंगे। चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड लो या वीक, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड लो या वीक एसिड लो, डजंट मैटर, आपका ये वैल्यू टच नहीं करना चाहिए। अगर ये वैल्यू टच हो गया तो किसका कंट्रीब्यूशन आप लोगे, H4 को। अब वाटर का कंट्रीब्यूशन लेंगे तो आपका पीएच का कैलकुलेशन आपका चेंज होगा, कर लेंगे। सेम कंडीशन था सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका अगर 100% एनालाइज करेंगे तो आपका OH माइनस कंसंट्रेशन होगा 10⁻8 मोलर, तो आप पीएच कितना बोलोगे 8, आप पीएच कितना बोलोगे 6, जो कि रॉन्ग है। पीएच कभी भी 7 से नीचे नहीं आना चाहिए किसका, बेसिक सॉल्यूशन का, तो फिर वहां भी किसका कंट्रीब्यूशन लेंगे, वाटर का। आई बात समझ में, लिख लो। देखो ये था आपका, इसमें OH माइनस कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे तो देखो मिक्सर का, तो किसका लेंगे 10⁻8 लेंगे, अब प्लस क्या लेंगे आप 10⁻7 लेंगे, ये कितना होगा 1.1 इंटू 10⁻7 मोलर के करीब आएगा। तो पीओएच इसका वैल्यू फाइंड करोगे पीओएच, तो पीओएच का वैल्यू जो हो जाएगा ये 6.98 के करीब आएगा आपका, वही 6.98 के करीब आएगा पीओएच का वैल्यू। तो पीएच कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस क्या होगा 6.98, ये कितना हो जाएगा 7.02 हो जाएगा ना, 7 पॉइंट कितना होगा 02, मतलब 7 से क्या क्या एक्सीड किया। आई बात समझ में। तो जब भी कैलकुलेशन कर देंगे तो ये सब क्वेश्चन देखो, जनरली ये सब क्वेश्चन आपका जब आप पैकेज बनाओगे या टेस्ट सीरीज होगे तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चन देगा, नीट में आज तक क्वेश्चन देखा नहीं ये सब पूछा हुआ नहीं। हाँ लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर पूछेगा विच वन सॉल्यूशन हैज द मैक्सिमम पीएच, हैज द लोएस्ट पीएच, तो ये सब कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो आप वाटर के कंट्रीब्यूशन को कब इग्नोर करोगे, जब आपका मोलर कंसंट्रेशन H plus OH minus coming from the acid of base is greater than, एक्सपोनेंशियल में जाएंगे 10⁻6 से अगर एक्सीड कर गया, अगर 10⁻6 साइंटिफिक नोटेशन में आएगा तो किसका कंट्रीब्यूशन बोलोगे आप, वाटर का, कर लेंगे। ये था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, पकड़ लेंगे। नेक्स्ट चलो लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ मिक्सर कंटेनिंग, pH of a mixture containing a strong acid and strong base। ऐसे जहां भी लूंगा उसका मतलब क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और एसपी का मतलब होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस। तो किसका पीएच आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। यहाँ पे 3 रूल बताऊंगा, आंख बंद करके वो रूल फॉलो कर लेना, कैसे है कैसे है, छोड़ देना, कोई नहीं पूछेगा आपसे, कोई नहीं पूछेगा क्यों स्कोर आपका 720 है, तो कोई पूछने वाला नहीं है आपसे।
अब आए नहीं बात का बात है, लेकिन 720 में 720 अगर कर लोगे ना, अगर मान लो कि आप मान लो कि ऊपर वाला की कृपा है, और आपने आंख बंद करके ऐसे ऐसे मार दिए 720 आ गया, तो कोई पूछने वाला थोड़ी है आपसे, है ना? कोई पूछने वाला नहीं है। आज के डेट में तो इंडिया का जो एकेडमिक होता है ना, 11-12 का जो बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल का, चाहे किसी भी साइड में चले जाओ इंडिया में, मैक्सिमम तो वैसे ही रहता है, मैक्सिमम वैसे ही रहता है, कुछ पता नहीं रहता, लेकिन 11-12 पास आउट रहता है। प्रिपरेशन किसका करो तो आईआईटी का, कहाँ से, पीडब्ल्यू से, ये सर पढ़ाते मेरे को, कुछ नहीं पता रहता, बेस को एकदम पूरा खाली। कहाँ से प्रिपरेशन, कोटा से, एलन से कर रहा हूँ मैं, अब बेस पूरा खाली। देखते हो ना कितना सुसाइड का केस बढ़ रहा है, इतना प्रेशर डालता है ना, इतना प्रेशर डालता है ना पेरेंट्स, कि एकदम जाओ एकदम पूरा आईटी ही टॉप करके आना है। बच्चा भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज होता है, बच्चा भी बहुत ज्यादा प्रेशर में आता है, कि टीचर भी बोलता है, पेरेंट्स भी बोलता है, सराउंडिंग का इन्फ्लुएंस होता है, सराउंडिंग का सबसे ज्यादा पहले रहता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मतलब मोटिवेशन करना बच्चे को, थोड़ा मोरल बूस्टअप करना है, स्ट्रांग करना मेंटली, वो नहीं होता। सब हमेशा एकदम पिन करते रहता है हमेशा। ऐसे भी बच्चा सुसाइड कर रहा हो तो कुछ नहीं, टेस्ट में खराब आता है, छत से छलांग लगा लिया, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, फैक्ट बात है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हो ना कि आप स्कोर में खराब स्कोर कर रहे हो, तो स्कोर खराब कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? डेफिनेटली उसको कोई न कुछ क्या होगा, इतना निगेटिव उसके सराउंडिंग्स में आ गया होगा, इतना उसको पेरेंट्स बोला होगा, या टीचर बोला होगा, या फ्रेंड बोला होगा, उसके दिमाग में निगेटिव चल रहा था। और जो एज आप ग्रुप है आपका क्या होगा, कोई बोलेगा तो छलांग लगा दो तो लगा दोगे, वही होता था। हार्टली उतना स्ट्रांग नहीं ना रहते, आप बहुत इमोशन में आ जाते हैं, कोई डांटता नहीं था तो रोने लगते, बाय बाय करते रहते हो, ये नहीं सोचते हो कि क्यों डांटा, ये नहीं सोचते हो कि क्या रीजन क्या है। हम लोगों नहीं है तो इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो आज के रेट पे जो इतना भी टीनेजर है, सबसे बड़ा सराउंडिंग्स का इन्फ्लुएंस जो होता है ना, बहुत खराब हो गया। इंडिया क्या होगा, ओवर पॉपुलेटेड हो गया, डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम है, क्वालिटी है ही नहीं उतना। तो वहाँ पे यही होता है, सबसे ज्यादा पिन मारने वाला ज्यादा मिलेगा आपको, कि पढ़ाई करते हो कि नहीं, ये करते हो कि नहीं, क्यों नहीं हुआ, अरे नहीं, नहीं पढ़ाई की, नहीं ऐसा से पढ़े इसलिए नहीं हुआ, सिंपल थ्योरी है, क्यों नहीं हुआ के बाद क्या होता है? एक सिंपल थ्योरी है कि प्रिपरेशन कर लो, अरे होता तो प्रिपरेशन क्यों करते, नहीं वो इसीलिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आगे कुछ बोलो ना, जो आगे कैसे प्रिपरेशन करें, क्या मेरा क्या ड्रॉबैक्स था, वो थोड़ा बोल दो आप, क्या करना चाहिए थोड़ा बोल दो, तो ये नहीं, क्यों नहीं हुआ? प्रिपरेशन नहीं सही था इसीलिए नहीं हुआ, सिंपल थ्योरी है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन मिक्सर जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस का करेंगे, तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि कैसे आपने कैलकुलेशन किया। दो रूल बता देता हूँ, और दोनों रूल पे वर्क करना सबसे सिंपल मेथड होता है। देखो, आपको अगर मोलर कंसंट्रेशन देगा तो उसको नॉर्मल में तो कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मैंने वीक एसिड वीक बेस का बात ही नहीं किया। अगर मान लो कि H2SO4 है, तो मेरे को पता है कि डायबेसिक एसिड्स है, उसका इनफैक्टर कितना होता है, 2। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका इनफैक्टर क्या होगा, 1। तो आप मोलर को तो नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हो, इतना तो कर सकते हैं। तो पीएच कैलकुलेशन आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा। क्या करना आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मिली इक्विवेलेंट मैंने बताया था आपको, मिली इक्विवेलेंट था नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल, लीटर नहीं था, मिली इक्विवेलेंट था नॉर्मलिटी ऑफ वॉल्यूम इन एमएल। ये थ्योरी थोड़ा यहाँ पे यूज करेंगे। अब मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड का काम होता है H+ देना, स्ट्रॉन्ग बेस का काम होता है OH- देना। जितना मोल आप H+ दोगे, उतना ही मोल अगर OH- होगा तो कंबाइन करके वाटर बना देगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। पीएच उसका आप क्या बोलोगे, 7। चाहे कितना भी डाइल्यूट कर दो, पीएच आपका 7 ही रहेगा। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिली इक्विवेलेंट अगर ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ऑब्वियसली H+ ज्यादा होगा वहां पे, किससे, OH- से। तो आप मान लो कि H+ जो सीड दिया, और OH- किससे है, बेस से आया, एक्सेस कौन है, H+, तो कुछ ना कुछ तो H+ बचेगा, तो वो आपको बोल देगा पीएच कितना होगा आपका। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक सिंपल लॉजिक में बता रहा हूँ। तो लिखो रूल 1, और हमेशा कैलकुलेशन करना मिली इक्विवेलेंट में, हेल्दी रहोगे, एकदम जैसे कैलकुलेशन देखोगे ओरली करके निकल जाओगे, कोई जरूरत नहीं इधर कैलकुलेशन करना, तो हमेशा मिली इक्विवेलेंट में वर्क करना। अब मिली इक्विवेलेंट में वर्क नहीं कर पाओगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो आपका काम है। मैंने बता दिया था मिली इक्विवेलेंट में कैसे एक्सप्रेशन होता है। तो लिखो, लिखो रूल 1 लिखो, when milli equivalent of strong acids
आप क्या होगा कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, कुछ नहीं, सबका मिल इक्विवेलेंट को ऐड कर दो। अ मिल इक्विवेलेंट ऑफ a strong base अगर इक्वल हो गया, resulting solution will be neutral। अब कैलकुलेशन स्टॉप कर देना, सीधा बोल देना पीएच कितना 7। आपको क्या गिरेगा 1 लीटर मान लो कि 100 ml का एसिड बेस लिया और उसको मिक्स करने के बाद बोलेगा उसको 200 लीटर, मान लो कि उसको मैंने 2 टाइम 3 टाइम डाइल्यूट किए, बेटा कितना भी टाइम डाइल्यूट करो पीएच को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? तो पीएच कितना बोल देंगे आप 7 कहाँ पे एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको कुछ नहीं करना, पीएच सीधा 7 बोल के निकल जाओगे। जैसे देखो कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैंने 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और एक दूसरा सॉल्यूशन लिए, उसमें देखो क्या क्या मैंने 100 ml ऑफ 0.05 मोलर एस्ट्रोसो4 ले लिया। ये सॉल्यूशन 1 है आपका। देखो ये सॉल्यूशन क्या था आपका 1, ये सॉल्यूशन क्या था आपका 2, दोनों को आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन आ गया, उसमें क्या होगा खुद से देखो आप। 100 ml था, इसमें पीएच में बोलूंगा क्या होगा बताओ। डायलूट नहीं किया मैंने, 100 ml लिया था किसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और 100 ml किसका लिया था मैंने एस्ट्रोसो4 का। तो सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद 200 ml आएगा। मैंने डायलूट नहीं किया, कभी कभी बोल देगा कि डायलूट टू द 1 लीटर बोलेगा, लेकिन मैंने डायलूट नहीं किया यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे मिली इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे किसका, तो मिली इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये होता नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, ये नॉर्मेलिटी 0.1 है इनटू क्या करोगे 100, ये कितना होगा 10। इसका भी मिली इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो देखो 100 इंटू क्या हो जाएगा 0. मोलर है या नॉर्मल है वो मोलर, तो उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 इंटू क्या करेंगे 2 इंटू क्या करेंगे 100, ये भी मिला 10। देखो दोनों क्या होगा 10 मिली इक्विवेलेंट किसका है स्ट्रॉन्ग एसिड का भी, और 10 मिली इक्विवेलेंट किसका है स्ट्रॉन्ग बेस का। रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या बोल दोगे पीएच। आई बात समझ में? कभी कभी क्या होगा कि मोर देन 2 एसिड ले लेगा और एक ही बेस लेगा, तो जितना भी एसिड होगा सबका मिली इक्विवेलेंट को ऐड कर देना, इधर बेस का मिली इक्विवेलेंट फाइंड करना, इसका टोटल वैल्यू इसके वैल्यू के अगर इक्वल हो गया तो पीएच बोल देना 7 कर लेंगे। ये क्या था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सब सेम मिली इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट लिखो रूल 2, when milli equivalent of strong acids, milli equivalent of strong acid is greater than milli equivalent of strong base, किसका ज्यादा मिली इक्विवेलेंट है pH लेस देन 7 होगा फिक्स है। आई बात समझ में? क्योंकि किसका ज्यादा मिली इक्विवेलेंट है एस प्लस यहाँ पे ज्यादा होगा, तो रूल किसका होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, पीएच सीधा 7 लेस देन 7। अगर ऑप्शन में मान लो कि 3 ऑप्शन है मोर देन 7 के, एक ही ऑप्शन है लेस देन 7 पर, आगे टिक करके निकल जाओ कर लेंगे। अब देखो क्या करेंगे रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एसिडिक, पीएच क्या होगा आपका लेस देन 7। देखो कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे क्या करना आप N1V1 फाइंड करना, ये होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स का। किसका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब माइनस फाइंड करना N2V2, ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस का, और नॉर्मेटिव मिक्सचर हो जाएगा वॉल्यूम मिक्सचर।
यहाँ से आपको नॉर्मेटिव मिक्सचर, मेन टारगेट है नॉर्मेटिव मिक्सचर फाइंड करना। ये तो मैंने बता दिया था सम बेसिक में। नॉर्मेटिव मिक्सचर फाइंड कर लोगे, किसका ज्यादा मिल इक्विवेलेंट होना चाहिए, किसका ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे क्या करना आप देखना, नॉर्मेटिव मिक्सचर जो होगा वो इक्विवेलेंट टू एस प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होगा, तो नॉर्मेटिव मिक्सचर फाइंड कर लेना। इक्वल मैंने नहीं बोला, मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंट टू। तो आप क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। सॉल्यूशन का नॉर्मेटिव अगर मान लो 0.1 नॉर्मल आया, तो आप सीधा बोलना है एच प्लस कितना 0.1 मोलर, तो पीएच बोल देना 1। आई बात समझ में। अगर आपने नॉर्मेलिटी मिक्सचर फाइंड किया 0.01, 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन अगर नॉर्मेलिटी आपका फाइनल सोल्यूशन का है, तो आप वहां पे सीधा बोल देना कि एच प्लस कितना होगा 0.01 मोलर, तो पीएच कितना बोल देना 2। कर लेंगे, आई बात समझ में, तो ये कर लेंगे। ये रूल कब लगाओगे, जब आपका मिली इक्विवेलेंट ओवरऑल मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज ग्रेटर देन मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। देखो मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। देखो आपने दो सॉल्यूशन लिया, देखो ये सॉल्यूशन जो था ये 100 ml ऑफ 0.2 मोलर हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सॉल्यूशन लिया मैंने 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए, ले लिया मैंने, दोनों को आपने मिक्स कर दिया। सॉल्यूशन जो है देखो, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन आ गया वॉल्यूम मिक्सचर, वो मैंने डाइल्यूट कर दिया उसको 1 लीटर तक। तो ये सब मिक्सचर आपको फाइंड कर रहे हैं बोलेंगे। वॉल्यूम मिक्सचर कितना है आपका, आप खुद से देखो कि दोनों को अगर मिक्स किए तो ये 100 ml, ये 100 ml, तो कितना ml आएगा 200 ml। इसका मतलब 800 ml वाटर आपने एडिशन किया, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना आ गया आपका 1 लीटर। पीएच किसका फाइंड करना आपको, मिक्सचर का। मैंने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, यहाँ पे सॉल्यूशन किया था ये 1, ये सॉल्यूशन आपका क्या था 2, ये दो सॉल्यूशन मैंने मिक्स किया, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन है फाइनल सॉल्यूशन, इसका नॉर्मेटिव ये फाइंड करो आप मिक्सचर। तो सबसे पहले फाइंड करना है नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। बताइए 100 ml ऑफ 0.2 मोलर किसका है, HCl, और आपने मिक्स किया किसके साथ, 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो आप बताइए मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो जाएगा 20, अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका। मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा 10, अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो जाएगा 20, 20 माइनस 10 करोगे तो कितना होगा 10, और 10 को डिवाइड कितना से करोगे 1000 से। रीजन क्या होगा, वॉल्यूम मिक्सर कितना होगा 1000 ml। आप यहाँ पे 100 ml लिए तो उधर वॉल्यूम भी कितना होना चाहिए ml में, तो आपने 1 लीटर लिए तो उसको ml में कन्वर्ट करोगे, तो 10 बाई क्या होगा 1000, तो 1 बाई क्या होगा 100, 0.01 नॉर्मल, तो 0.01 नॉर्मल है, इसका मतलब H प्लस कितना होगा 0.01 मोलर, तो आपका क्या हो जाएगा पीएच 2। आई बात समझ, पीएच कितना हो जाएगा 2। तो देखो क्या करेंगे, इसका मिली इक्विवेलेंट बताइए, 0.2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20, इसका मिली इक्विवेलेंट बताओ, 0.1 इंटू 100 कितना हो जाएगा ये 10, किसका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा, N1V1 किसका होना चाहिए HCl का, माइनस N2V2 किसका होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इक्वल टू क्या होगा नॉर्मेटिव मिक्सचर, वॉल्यूम मिक्सचर लेंगे। अगर सारा वॉल्यूम आपने कितना में लिया ml में या लीटर में, ml में, तो आपका ये कितना था 20, ये कितना होगा 10, नॉर्मेटिव किसका फाइंड करेंगे मिक्सचर का, ये कितना होगा 1000 ml करेंगे। अगर नहीं सिंपल मिक्स कर देते तो 200 ml आता वो, तो नॉर्मेटिव मिक्सचर कितना आ जाएगा, नॉर्मेटिव मिक्सचर जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.10 बाई क्या करेंगे 1000,
ये आ जाएगा 0.01 नॉर्मल। इसका मतलब क्या होता है पता? 0.01 नॉर्मल का मतलब क्या होगा? 0.01 नॉर्मल का मतलब होता है कि 0.01 इक्विवेलेंट ऑफ HCl लेफ्ट। 0.01 नॉर्मल का मतलब होता है कि 0.01 इक्विवेलेंट ऑफ HCl लेफ्ट। अब 1 इक्विवेलेंट कितना मोल H प्लस देता है? 1 मोल। तो 0.01 इक्विवेलेंट कितना देगा? 0.01 मोल। अब पर लीटर तो ऑलरेडी है, तो इसीलिए H प्लस हो गया 0.01 मोलर। सिंपल तो थ्योरी है, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, तो बेसिक में भी बता दिए थे ये सब कैसे इक्वेट किए थे, क्यों इक्वेट किए थे। आई बात समझ में? तो आप क्या करोगे? H प्लस कंसंट्रेशन कितना बोलेंगे आप? मिक्सर का जो H प्लस कंसंट्रेशन होगा कितना होगा? 0.01 मोलर। पीएच कितना हो जाएगा? 2। कर लोगे? तो आप क्या करना, मिली इक्विवेलेंट फाइंड करना, मिली इक्विवेलेंट को चेक करो, पीएच आप डायरेक्टली फाइंड करके निकल जाओ। क्या फाइंड करना आपको अल्टीमेटली? पीएच। लेकिन फाइंड किसके थ्रू करोगे? नॉर्मेटिव मिक्सर के थ्रू। क्यों? क्योंकि नॉर्मेटिव मिक्सर विल गिव द इंफॉर्मेशन हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ बेस लेफ्ट इन द सॉल्यूशन पर लीटर। तो पर लीटर कितना आपका एसिड या बेस आपका लेफ्ट है, कितना इक्विवेलेंट? अगर 1 इक्विवेलेंट लेफ्ट होगा तो 1 मोल H प्लस मिलेगा आपको। अगर 2 इक्विवेलेंट लेफ्ट होगा तो 2 मोल H प्लस मिलेगा। अगर 0.01 इक्विवेलेंट लेफ्ट होगा तो 0.01 मोल क्या मिलेगा? H प्लस। कौन? एसिड। अगर बेस लेगा तो फिर OH माइनस देगा आपको। तो वहां पे नॉर्मेटिव मिक्सर को किससे कोरिलेट करोगे? OH माइनस से, क्योंकि बेस वहां पे लेफ्ट है। एसिड अगर लेफ्ट होगा तो नॉर्मेटिव मिक्सर को हमेशा किससे कोरिलेट करोगे? H प्लस से। कर लेंगे। नेक्स्ट देखो रूल 3। When milli equivalent of a strong base acid देखो less than milli equivalent of a strong base, बताओ क्या होगा आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन? क्या हो जाएगा? किसका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा? बेस। पीएच कितना हो जाएगा? लेस देन 7 या मोर देन 7? 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे किसके थ्रू फाइंड करोगे? तो देखो आप क्या करना, N1V1 ये होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि किसका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा? बेस का ज्यादा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड करोगे, क्योंकि बेस लेफ्ट होगा ना आपका। फिर क्या करेंगे? N2V2 ये किसका होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड का। ये होगा नॉर्मेटिव मिक्सचर, ये होगा आपका वॉल्यूम मिक्सचर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ वॉल्यूम मिक्सचर, सारा वॉल्यूम को मैं ml में ले रहा हूँ, इसलिए वॉल्यूम मिक्सचर भी ml में लेना। अगर N1V1 में V1 अगर लीटर में लेंगे तो फिर आपका भी मिक्सचर भी कितना किस्म होना चाहिए? लीटर में। देखो नॉर्मेटिव मिक्सचर जो होगा वो इक्विवेलेंट टू होगा किसका कंसंट्रेशन? OH माइनस का। किसका नहीं लेंगे आप? H प्लस का नहीं लेना, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है आपका? बेसिक एसिडिक। बेसिक। बस इसी पे वर्क कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से पीओच फाइंड करके पीएच की तरफ आ जाना। कर लेंगे। देखो तीन सॉल्यूशन मैं लूंगा, तीनों को मिक्स करूंगा। ये आपका 100 ml ऑफ 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका 100 ml ऑफ 0.05 मोलर HNO3। ये आपका 100 ml ऑफ 0.05 मोलर HCl। देखो कितना मैंने एसिड लिया और एक सॉल्यूशन में क्या लिया मैंने? बेस। तीनों को आप मिक्स कर दो।
मिक्स करने के बाद एक आपका सॉल्यूशन जो है उसको देखो मैंने क्या किया। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिक्सर मैंने कर दिया आपका 1 लीटर। तो कहाँ तक लेके चले गए हम लोग? वन लीटर। तो पीएस ऑफ मिक्सर आपको रिजल्टिंग मिक्सर पूछ रहा है क्या होगा। फाइंड करो खुद से। इसका बताइए कितना मिली इक्विवेलेंट था? 20। इसका मिली इक्विवेलेंट कितना था? 5। इसका मिली इक्विवेलेंट कितना था? 5। किस ओवरऑल देखो एसिड का मिली इक्विवेलेंट कितना होगा? 5 + 5 कितना होगा? 10। तो मैंने बोला ना सबको ऐड कर देना है, एसिड को बेस को भी सबको ऐड कर देना, देखना किसका एक्सीड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग होता। तो देखो ये N1V1 लेंगे, किसका लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड माइनस N2V2 प्लस N3V3, ये किसका आपका? HCl और किसका होगा? HNO3 का। ये क्या होगा? नॉर्मेटिव मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। बताइए कितना होगा ये? 25 + 5 नॉर्मेटिव किसका? मिक्सचर का। ये कितना होगा? 1000। नॉर्मेटिव मिक्सचर बताइए इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा? 0.01 नॉर्मल आएगा। कौन बचा हुआ ये? बेस। 0.01 नॉर्मल का मतलब होगा कि 0.01 इक्विवेलेंट, 0.01 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट पर लीटर। अगर 0.01 इक्विवेलेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर लेफ्ट होगा तो कितना मोल H प्लस आएगा? 0.01 मोल, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट लेफ्ट होगा तो 1 मोल H प्लस देगा। 2 इक्विवेलेंट लेफ्ट होगा तो 2 मोल H प्लस देगा। 2 मोल क्या देगा? OH माइनस देगा। आपने कितना लिया यहाँ पे? 0.01 इक्विवेलेंट। 0.01 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट पर लीटर। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट पर लीटर। तो 0.01 नॉर्मल है, इसका मतलब 0.01 इक्विवेलेंट पर लीटर। वो किसका होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर 0.01 इक्विवेलेंट होगा तो वो कितना मोल H प्लस देगा? OH माइनस देगा। 0.01 मोल OH माइनस देगा। तो pOH कितना हो जाएगा? 2। तो pH कितना होगा? 12। कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइंड कर लोगे यहाँ पे OH माइनस। OH माइनस कंसंट्रेशन मिक्सर में कितना हो जाएगा आपका जी? 1 × 10⁻² मोलर। तो pOH कितना आ गया आपका? 2। pH कितना हो जाएगा? 12। कर लोगे? ये क्या प्रोसेस था आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। देखो ये क्वेश्चन करो खुद से। इसको मिक्स किया, वो मिक्स कर लो आप। तो सॉल्यूशन को सिंपल मिक्स करो। आपका 20 क्या हो जाएगा? वो 20 क्या हो जाएगा? 80। ये होगा 0.25। H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.25 मोलर। AC को बोल सकते हो आप ये 2.5 × 10⁻, क्योंकि 2.5 का वैल्यू दिया है -1। pH आपको फाइंड करना था, माइनस लॉग लेंगे। 2.5 × 10⁻, क्या करेंगे? 1। ये 1 माइनस 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 के करीब ले लो। लॉग 2.5 का वैल्यू तो दिया वहाँ पे 0.3979, तो वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 4 के करीब जाएगा। 4 के करीब जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.6। 0.6 जाएंगे तो 6000 हो जाएगा ये। इंटू 10 क्या हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा आपका 6000। आई बात समझ में? कर लोगे? आपने किसको मिक्स किया? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। कैलकुलेशन इजी था। देखो लॉग का वैल्यू दिया था ना 2.5 का। हाँ यहीं पे अगर लॉग मान लो 10 होता तो नहीं देता आपको। लॉग 1 का होता तो नहीं देता। लॉग 2 भी होता तो जनरली नहीं देता। लॉग 4 का वैल्यू नहीं देगा,
क्योंकि log 4 का मतलब क्या होगा 2 log 2, तो 0.6 कर देंगे। कर लोगे? बनाइए, आपका नीट का भी क्वेश्चन है ये। Following four solution prepared by mixing the different volume of the sodium atoms at HCl different concentration pH, which one of them will be equal to 1? ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। पीएच बोल रहा है कि आपको 1 किसका होगा? सबसे पहले तो मिली इक्विवेलेंट किसका ज्यादा होना चाहिए? हाइड्रोजन क्लोराइड का, क्योंकि पीएच बोल रहा है कि 1। अगर 7 से ज्यादा एक्सीड करता है तो किसका होना चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आप एक काम करो, पीएच आप बोलो तो जितना भी सॉल्यूशन है उसमें फर्स्ट सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाएगा बताइए खुद से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा देखो, 100 इंटू 10 तो कितना होगा 10। और फिर बोलो 100 इंटू 10 तो वो भी कितना होगा 10। 10 माइनस 10 क्या होगा? सेम मिली इक्विवेलेंट, तो पीएच कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन डी में जाइए, 60 इंटू 10 1/10 कितना होगा 6। अब 40 इंटू 1/10 तो कितना हो जाएगा? क्योंकि सब तो मोनोबेसिक है, मोनो एसिडिक मोनोबेसिक है, ये सब का फैक्टर क्या है 1, इसलिए मैं क्या किया 60 इंटू 1/10 तो कितना होगा 6। अब वो क्या होगा 40 इंटू 1/10 तो कितना होगा 4। देखो जितना भी ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन सी जो दिया है ना उसमें दोनों का मिली इक्विवेलेंट सेम है। रिमेनिंग जितना भी ऑप्शन में सब में मिली इक्विवेलेंट एसिड ही ज्यादा है, बेस ज्यादा नहीं है किसी में। तो पीएच तो जो भी आएगा लेस देन 7 आएगा, लेकिन आपको फाइंड करना 1। तो 1 के लिए आपका नॉन ब्रेटी कितना होना चाहिए 0.1। 0.1 नॉन ब्रेटी किसमें था? सेकंड ऑप्शन में था। आप जाइए डी में, तो डी में कितना होगा 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 कितना होगा 2, और 2/100 करेंगे तो 2 इंटू 10 का -2 आएगा समझ में। तो PS1 तो आएगा नहीं, तो PS1 उसी पे जाएंगे जिसका नॉन ब्रेटी मिक्सचर कितना हो जाएगा 1। 0.1 0.1 किस में आ रहा था? सेकंड ऑप्शन में। सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं? कई कैलकुलेशन करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, कर लेंगे। तो आपने भी अभी कैलकुलेशन समझा कि इसका पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कर लोगे। नेक्स्ट देखो, अब ये दूसरा टॉपिक, weak acids ionization constant A A। देखो अभी तक जितना भी पीएच कैलकुलेट किए सब किसमें किए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट में? स्ट्रॉन्ग में। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? वीक में। अब वीक में आपका क्या होता है? पार्शियल आयनाइजेशन। यहाँ पे देखेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आएगा, पीएच का भी कैलकुलेशन आएगा, परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन आएगा, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ नीट में, कर लेंगे। तो आप लिखेंगे किसका? वीक एसिड या वीक बेस कर लिया मैंने, वीक एसिड। आप एज्यूम कर लो कि HA कोई वीक एसिड है, और जो भी एसिड मैंने लिया वो मोनोप्रोटिक लिया, पॉलीप्रोटिक नहीं लिया। पॉलीप्रोटिक अभी बताएंगे आपको। अभी मैं किस पे वर्क करूँ? मोनोप्रोटिक पे। मतलब कि कितना प्रोटॉन लॉस कर सकता? 1 मोल। आई बात समझ में? तो मोनोप्रोटिक एसिड का एक्व सॉल्यूशन होगा, इस पे जैसे वर्क करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम आएगा, ये आ जाएगा आपका H प्लस एक्वस, और क्या हो जाएगा A माइनस एक्वस। एनाइजेशन समझ में आ गया आपको? कैसे मैंने थोड़ा कैटायंस और एनायंस में तोड़ दिया, तो कैटायन एसिड है तो कैटायन में क्या आ जाएगा हमेशा H प्लस, एनायन में क्या होगा कंजुगेट बेस। जैसे एसिटिक एसिड लेंगे तो H प्लस होगा, एसिटेट क्या होगा A माइनस। बेंजोइक एसिड लेंगे तो H प्लस क्या होगा देगा वो, अब बेंजोइट जो लेंगे वो क्या हो जाएगा आपका A माइनस। कर लोगे? अब देखो क्या होता है इसमें, जब भी फाइंड करेंगे तो टाइम 0 पे आपने इसका C मोल पर लीटर लिया कंसंट्रेशन, तो इसका क्या होगा 0 0। एट इक्विलिब्रियम पे जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे तो C इंटू 1 माइनस अल्फा लेंगे। C माइनस अल्फा नहीं लेंगे, आपने इनिशियल कितना लिया था C माइनस C अल्फा, तो C कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा आपका C अल्फा, ये क्या होगा C अल्फा। अब देखो के ए जो होगा क्या होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा, तो के इक्वल टू क्या होगा H प्लस A माइनस अपॉन क्या होगा HA। अब देखो ये क्या होगा C अल्फा स्क्वायर, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर,
सी इंटू वन माइनस अल्फा, एक तो सी कैंसिल हो जाएगा, ये होगा आपका सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा। ये इक्वेशन आ गया। इस पे अगर मैं बोलूंगा कि अल्फा का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्वाड्रेटिक लेना पड़ेगा जो कैलकुलेशन जनरली नहीं देता। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्वाड्रेटिक लेना है या नहीं लेना, तो उसके लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन ऑफ के पे चले जाना है। तो के पे क्या होता है देखो मैं बता रहा हूँ, लिख लो। इफ के का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 का -5 एक्सपोनेंट, अगर किसी का मान लो एक्सपोनेंट -6 है, किसी का एक्सपोनेंट -7 है, ये कंडीशन वैलिड होगा। किसी का एक्सपोनेंट मान लो कि 1.8 इंटू 10⁵ है, तो ये कंडीशन वैलिड होगा क्योंकि इक्वल आ गया उसका। अगर आपका किसी का एक्सपोनेंट मान लो 1.2 इंटू 10⁴ होगा, तो ये तो इससे एक्सीड कर जाएगा ना, तो फिर ये कंडीशन नहीं होगा, फिर उसी पे वर्क करना पड़ेगा, जो कि आपको कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि पता है उसको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर नहीं, इसलिए आपसे नहीं कभी पूछेगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आपका ये टेंशन खत्म ही हो गया। अगर ये कैलकुलेशन देता है ना, बहुत टफ कैलकुलेशन हो जाता है, जो पूछता है जेईई एडवांस में। आई बात समझ में? क्योंकि उसको पता नहीं इंडिया में पैसा नहीं कमाए, इसको फॉरेन भेजना है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन टफ दो। और डॉक्टर तो कहीं रहेगा तो पैसा कमा लेगा, तो इसको इंडिया में रखो पकड़ के, इसको फॉरेन नहीं भेजना है, इसलिए क्वेश्चन इजी दे देता है। देखो आगे ये, तो ये 10⁻5 लिए, देन 1 माइनस अल्फा को आपको ले लेना 1, इसको इग्नोर कर दिए। और अल्फा को जब इग्नोर करते हैं ना, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन के वैल्यू से इग्नोर करते हैं, मल्टीप्लीकेशन से नहीं। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन अल्फा स्क्वायर होगा उसको भी इग्नोर कर देगा। अरे मल्टीप्लीकेशन के इग्नोर नहीं होता, इग्नोर होता है एडिशन सब्सट्रैक्शन में। कर लेंगे, तो देखो आपका जो वैल्यू रिलेशन जो आएगा वो आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस अल्फा को क्या किया आपने, इग्नोर कर दिया, इक्वेशन 1 लिए। अल्फा के वैल्यू जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, के अपॉन सी, इक्वेशन 2 लिए। इक्वेशन 2 से आपको एक इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा, देखो अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो उसी को बोलते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जब पढ़ोगे यानी कि तो वहाँ पे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो दिया होगा वो किसके लिए वैलिड होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं। ये बोलता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो जब भी आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का बात करेगा तो वीक का ही की बात करेगा, स्ट्रॉन्ग का तो बोलेगा नहीं आपको, क्योंकि वो तो पता है कि 100% आयनाइजेशन होगा। तो आप याद रखना डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ए वीक एसिड्स, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट decreases, increases on dilution। डायलूशन करेंगे तो सी का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि कंसंट्रेशन अगर आप डिक्रीज करोगे तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डायलूशन करने पे कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो अल्फा का वैल्यू इंक्रीज होगा। आप खुद से बताइए अल्फा का वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो एच प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब कि एस्टोसो मान लो कि एसिटिक एसिड मेरे को पता है कि वीक एसिड सर, अगर मैंने 1 मोल एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया 1 लीटर में, अब 1 मोल एसिटिक एसिड को मैं डिसॉल्व करूंगा 2 लीटर में, जब मैं H प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड करने जाऊंगा तो 2 लीटर में ज्यादा मिलेगा आपको H प्लस, क्योंकि 2 लीटर में हाईली डाइल्यूटेड होगा ना। तो आप हमेशा याद रखना कि मोलर कंसंट्रेशन अगर चेंज करोगे तो पीएच वीक एसिड क्या होगा, चेंज होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का भी चेंज होता है, तो वीक एसिड का क्यों नहीं चेंज होगा।
लेकिन आप हमेशा याद रखें कि पीएच सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, तो जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे उतना ज्यादा क्या मिलेगा आपको, H प्लस, और जितना H प्लस मिलेगा पीएच उतना क्या होगा, लो। इसका मतलब हुआ कि वीक एसिड वीक बेस से कभी वीक एसिड अगर लेंगे, कहीं पर अगर वीक एसिड का सॉल्यूशन होगा, अगर इसको डाइल्यूट करोगे तो पीएच क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जितना भी आप सोप और कंडीशनर जितना भी लेते हो, उसमें कभी वीक एसिड वीक बेस हम लोग प्योर नहीं लेते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन करने पे पीएच क्या होता है, चेंज होता है, और बफर का पीएच क्या होता है, चेंज नहीं होता। इसलिए हमेशा जो भी मेडिसिन होता है, या जो भी आप जो भी शैम्पू यूज करते हो, जो भी कंडीशनर यूज करते हो, वहाँ पे पीएच मेंटेन होता है। रीजन क्या होता है, वहाँ पे बफर होता है। याद करोगे, तो बफर एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो पीएच चेंज को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, तो डाइल्यूशन पे पीएच चेंज नहीं होता। अगर डाइल्यूशन पे पीएच अगर सॉल्यूशन का चेंज होगा, तो उसका कभी बफर बना ही नहीं सकते हो आप। कर लेंगे, आई बात समझ में। तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ समझ में आया। तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए वैलिड होगा, वीक एसिड या वीक बेस के लिए, वीक एसिड के लिए भी वैलिड होगा, वीक बेस के लिए भी वैलिड होगा, क्योंकि अल्फा का रिलेशन हमेशा इसी के टर्म में आएगा। कर लेंगे। अब आइए पीएच का। अब बताइए एस प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या आपका, सी अल्फा। देखो ना, वहाँ पे एच प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू सी अल्फा लिखा था कि नहीं, मैंने लिखा था। अब बताओ, तो सी अल्फा अगर लेंगे तो सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द क्या हो जाएगा, के इंटू सी। सी को आप स्क्वायर रूट के अंदर ले लो, क्या वैल्यू आ जाएगा, हो जाएगा। इससे क्या फाइंड कर लोगे, बताइए पीएच क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पी के माइनस लॉग सी, होगा चेक करो। अरे उसका हाफ माइनस लॉग ले लेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं हो जाएगा आपका। देखो मैं फॉर्मूला की एक जगह सिंपल कर देता हूँ, क्या क्या फॉर्मूला लर्न करना है आपको, ये फॉर्मूला लर्न क्या करोगे ऐसे ही याद हो जाता है। कर लिए, तो देखो क्या करेंगे। सी क्या है, सी क्या है, कंसंट्रेशन। देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या लर्न करना है आपको, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। जैसे भी के सी रहेगा तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर का फॉर्मूला पे वर्क करोगे। आई बात समझ में, क्वाड्रेटिक आपको नहीं लेना है, क्योंकि कभी भी साइंटिफिक नोटेशन में एक्सपोनेंट आपका -5 से कभी लो नहीं कर, हायर नहीं करेगा, हमेशा उससे लो कर देगा या उसके इक्वल रखेगा, लेकिन उससे हाई नहीं करेगा। फिर देखो अल्फा इक्वल टू क्या था, सी। थर्ड इक्वेशन फाइंड करना है कि एस प्लस कंसंट्रेशन क्या था आपका, सी। फोर्थ फाइंड करना पीएच क्या था, वीक बेस का फाइंड करेंगे तो एस प्लस को रिप्लेस करके OH माइनस दे देना, के को रिप्लेस करके क्या देना, के भी दे देना। आई बात समझ में, सेम कंडीशन वहां भी होता है। ये तभी होगा जब के का वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 10⁻⁷ 5। आई बात समझ में। ये किसका मैंने फाइंड किया, वीक एसिड या वीक बेस का, वीक एसिड का। आप कुछ कैलकुलेशन कर पाएंगे इसके लिए? तो ब्रेक दे देते हैं, नेटवर्क जो जाम हो गया थोड़ा रिफ्रेश कर लो।